हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे अपना पार्ट 3 लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। देखिए, यशपाल का जन्म सन 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद ये लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही थे, ठीक है। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे कई बार जेल भी गए और उनकी मृत्यु सन 1976 में हो गई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं प्रमुख हैं। उनकी कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय हैं। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। झूठा सच उपन्यास के अंदर उन्होंने भारत की और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उसके अंदर सारी की सारी बातें बताई हैं। अमित, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। देखिए, यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से दूर एक बनावटी जीवन शैली के आदी हैं और वो बनावटी जीवन जीते हैं। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है जो केवल दिखावा पसंद करते हैं। अब शुरू करते हैं पाठ का सार। देखिए, लखनवी अंदाज मुफस्सिल क्या होता है, आइए शुरू करते हैं पाठ लखनवी अंदाज। देखिए, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल केंद्रस्थ जो नगर होता है उसके आसपास का जो स्थान है उसको मुफस्सिल बोल देते हैं। देखिए, उस समय जो ट्रेन है वो चलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक अपने बारे में बात कर रहा है कि सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे, परंतु उसने फिर भी उसका टिकट क्यों लिया, ताकि एकांत में नई कहानी लिख सके और प्राकृतिक दृश्य देख सके। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल मतलब बिल्कुल विपरीत होना, उल्टा होना। डिब्बा निर्जन मतलब खाली नहीं था। एक बर्थ क्या होता है, सीट, गाड़ी की सीट, रेलगाड़ी की सीट हम बर्थ बोल देते हैं, पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन भद्र पुरुष बहुत सुविधा से उस पर पालथी मारकर बैठे हुए थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे, दो खीरे की बात कर रहा है यहाँ पर लेखक। दो ताजे खीरे तौलिए पर रखे थे। कहाँ पर? तौलिए पर, नोट कर लीजिए। डिब्बे में हमारा सहसा अचानक कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, अर्थात नवाब साहब ने कोई भी लेखक से बात करने की कोशिश नहीं की। वो चुपचाप बैठे रहे और उन्होंने अपनी आंखें चुरा ली। ठाली बैठी, ठाली मतलब खाली बैठी कल्पना करते रहने की मेरी पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण
का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। मंझला मतलब बीच का। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? वो खीरा खाना बड़ा ही अपमान का विषय समझते हैं। हम कनखिया क्या होती हैं? थोड़ी थोड़ी तिरछी नजरें से देखना। नवाब साहब की ओर देखते रहे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहजा अचानक हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज है जनाब, खीरे का शौक फरमाइएगा, अर्थात क्या आप खीरे खाइएगा? खीरे का शौक फरमाइए मतलब क्या आप खीरे खाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाइए। और लेखक ने उसके बदले कहा कि कृपया आप ही खाइए, मुझे नहीं खाने हैं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर, लोटा कहाँ से निकाला? सीट के नीचे से। इस बात को ध्यान रखिए। कितने खीरे थे? 2। कहाँ रखे थे? तौलिए पर। अब लोटा कहाँ से उठाया? सीट के नीचे से। और खीरों को खिड़की से बाहर धोया। कहाँ पर? खिड़की से बाहर। और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला। देखिए, सीट के नीचे से क्या निकाला? लोटा। ठीक है। खीरों को कहाँ धोया? बाहर। ठीक है। किससे पोंछा? तौलिए से। और जेब से क्या निकाला? चाकू। ठीक है। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गूंदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को कराने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, अर्थात ग्राहक के मांगने पर वो जीरा मिला नमक भी दे देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी मतलब छिड़क दी। ठीक है। नमक और मिर्च छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के सफून मतलब फूल जाना, ठीक है, स्पष्ट था कि प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। प्लावित मतलब मुंह में पानी आ जाना। ठीक है। जब वो ये सब कुछ कर रहे थे तो उनकी भाव भंगिमा अर्थात उनकी शरीर की जो स्थिति है उससे लग रहा था कि उनके मुंह में उनको देखकर पानी आ रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नजर से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। देखिए कौन सा खीरा था? लखनऊ का बालम खीरा। इसको भी ध्यान रखें सभी। किसका खीरा था? लखनऊ का बालम खीरा। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती मतलब उस पर जब हम नमक छिड़क देते हैं तो उस पर पानी आने लग जाता है खीरे पर। ठीक है। देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब मतलब जरूरत नहीं लग रही है। मैदा भी जरा कमजोर है। मैदा मतलब पेट, अमाशय बोल देते हैं हम इसको, पेट की जरा कमजोर है। किबला, शौक फरमाइए, कृपया आप ही खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर एक दीर्घ लंबी सांस ली, अर्थात लेखक के मुंह में भी पानी आ गया था। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। कहीं आपके मुंह में भी तो नहीं आ गया? ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे जो देख रहे हैं उनके मुंह में भी पानी आ रहा है। अब देखिए, तो जो नवाब साहब थे वो खीरों को होठों तक ले गए और फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पल के मूंद आंखें बंद करके उनको सूंघने लगे। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन अर्थात उसके रस का स्वाद लेना कर खिड़की के बाहर फेंकते चल गए। अर्थात उन्होंने दिखावा करते हुए उनको खाया नहीं, उनको नाक तक ले गए और सूंघ कर उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया।
नवाब साहब ने खीरे की सभी फाकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया और तौलिए से अपने हाथ और होठ पूछ लिए और मानो कह रही हैं, यह है खानदानी रईसों का तरीका, अर्थात हम खानदानी लोग, रईस लोग ऐसे ही भोजन करते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में उनका सिर खम कर लेना मतलब सिर झुकाना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। नजाकत मतलब कोमलता, नफासत स्वच्छता। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या इसी ऐसे तरीके से उधर उधर मतलब पेट की तृप्ति, या मतलब कहने का है क्या ऐसा करने से हमारा पेट भर सकता है? नहीं भर सकता। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया, अर्थात जिस प्रकार हम खाना खा लेते हैं उसके बाद डकार आ जाती है, इसी प्रकार नवाब साहब ने भी एक डकार ली। ने हमारी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज था लेकिन होता है शकील। शकील क्या होता है? जो आसानी से न पच सके। ठीक है, नाम मुराद मैदे पर बोझ डालते हैं, अर्थात हमारे पेट पर थोड़ा सा बोझ डालते हैं और ये आसानी से नहीं पचता। स्किल मतलब आसानी से न पचने वाला। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो क्या हम बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिख सकते? अर्थात इस पाठ में लेखक का कहना है कि जिस प्रकार बिना खाए नवाब साहब का पेट भर सकता है, क्या हम बिना पात्र, कल्पना, कहानी के कोई कहानी क्यों नहीं लिख सकते?